हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हिंदी मीडियम का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके थे जिसमें आपको बताया गया था लवण सेतु के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में और इलेक्ट्रोड का कितना प्रकार होता है इसके बारे में आप लोग देख लिए थे। जिसमें आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का बताए थे। पहला बताए थे धातु आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा नंबर में बताए थे गैस इलेक्ट्रोड। और गैस इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड पढ़ना था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना था। तो ये दोनों ख़त्म हो गया है। आज का क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगा, जिसका अगर आज का क्लास अगर छोड़ देते हैं आप, अगर आज की क्लास किसी कारण से मिस कर दिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो विद्युत रसायन जो आपका चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर से आप ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आज का क्लास जिसका छूट गया वह विद्युत रसायन चैप्टर से ख़त्म हो जाएंगे। इसके आगे वाला जो लेक्चर आएगा वह समझ में नहीं आएगा। जो बात है वो बोल दिए। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब यही जो है इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, समझे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बताएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो पढ़ लिए थे, अब उसी में थोड़ा सा एक और शब्द जुड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो मेरे साथ हेडिंग आप लोग लिखिए, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को ई से सूचित करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो गया। चलिए पहले आप समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। सुनो, जब किसी मेटल रॉड को, जब किसी मेटल रॉड यानी कि धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में अगर हम डुबाते हैं तो उस धातु के छड़ पर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाएंगे तो उस धातु छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विलयन और धातु छड़ के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोड विभव। नहीं समझ में आया? आइए, नहीं समझ में, एक बार में समझ में नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, समझाएंगे। जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझाएंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ले रहे हैं बार बार एक ही एग्जाम्पल को। अगर आप लोग विद्युत रासायनिक सेल पढ़े होंगे तो वहाँ भी ये एग्जाम्पल लिए थे। इसमें हम एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो छड़ आप लिए हैं वह जिंक का छड़ है। एक और हम इधर लेते हैं, इसमें भी एक छड़ ले लेते हैं। चलिए वो छड़ हम ले लिए और ये छड़ हम लेते हैं कॉपर का। ठीक है, आपको बोले थे कि जिस धातु का आप ये छड़ लेंगे उसी धातु का लवण विलयन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसी धातु का लवण लेंगे, जिंक सल्फेट। देख लीजिएगा, इसी का लवण है ये कॉपर का आप छड़ लिए हैं तो कॉपर का ही आप लवण विलयन लेंगे, CuSO4। क्लियर है? अब ध्यान दो, जब आपको विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़ाए थे लेक्चर नंबर 2 में, तो उसमें आपको हम बोले थे
कि जैसे ही आप दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि जिंक काम करता है एनोड का और कॉपर काम करता है कैथोड का। ये आपको बता लेक्चर नंबर 2 में, अब उतना डिटेल में यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि जब लेक्चर 2 बताए थे तो वहाँ पर सारा बता दिए थे कि कैसे हम पता करेंगे कि इसमें एनोड कौन है और कैसे पता करेंगे कि कैथोड कौन है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हो गया है। यहाँ सिर्फ आपको बता देंगे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो ये एनोड था, जिंक वाला जो काम कर रहा था वह एनोड था, ठीक है। और कॉपर जो है वो काम कर रहा था कैथोड का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये एनोड है तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, भूलो नहीं, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, पता है ना। ये जो जिंक है यह अपने लवण में धीरे धीरे आता है, समझे। और जब जिंक इसमें आएगा अपने लवण में तो इसका ऑक्सीकरण होगा और ये ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो देखिए ये जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आपको बोले थे Zn पर 2+ और इलेक्ट्रॉन 2 को त्याग करता है, ठीक है। अब देखो Zn पर 2+ ये तो बिलियन में है, इसी बिलियन में Zn पर 2+ है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो ये त्याग किया है ना, वह जब दोनों को हम इसको जोड़ेंगे तो यही वाला रास्ता पकड़ करके आता है। क्लियर? अरे देख लेना लेक्चर नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन जो ये त्याग किया वह दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके आएगा। तो हमको ये बताओ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है रॉड से हो करके, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये जो रॉड आप लिए हैं जिंक का, यह ऋणात्मक इस पर आवेश उत्पन्न है, ये ऋणात्मक आवेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है। और निकलने के बाद वह किधर जा रहा है, कैथोड की ओर, इधर जाएगा। तो हमको ये बताओ कि जब कैथोड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच रहा है, इसका मतलब कि इस कैथोड पर धन आवेश होगा। नहीं समझे? धन आवेश है तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। अगर ऋण आवेश होता तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता, इलेक्ट्रॉन पर भी तो ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है। और यहाँ पर भी अगर ऋणात्मक होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचता, ये कि भगा देता, नहीं समझे, विकर्षण ना होगा तब। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैथोड के रॉड जो है वो कैसा है, धनात्मक आवेश है इस पर, समझे। और ध्यान दीजिए, यही बात आपको हम बता रहे थे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबाते हैं तो उस धातु के छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण विलयन और धातु छड़ के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोड विभव। अभी भी नहीं आया? तो अभी नहीं है तो अब नहीं आएगा, समझे। चलो यहाँ से हम लिखेंगे, जब किसी धातु के छड़ को, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोते हैं तो धातु छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित
हो जाती है। धातु क्षण धन आवेशित या ऋढ़ आवेशित हो जाती है, जिसके कारण विलयन और धातु क्षण के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाती है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण विलयन और धातु क्षण के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाती है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा हुई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होगा या नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। इसका क्या, ये जिंक जो रड है वो काम करता है एनोड का। तो आपको बोले थे एनोड का दूसरा क्या नाम होता है। जैसे बताओ कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, समझ रहे हो। इस एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। वह भी लिख दें, वह भी नहीं पता है क्या। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, अवकरण, या उसका दूसरा नाम है अपचयन। दोनों एक ही है, अवकरण या अपचयन। ठीक है, तो कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ रहा है। अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेना। जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो इसमें कॉपर पर 2+ है। देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 2। यही 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर आएगा ना, ये ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद ये बनाएगा कॉपर। समझे, ये वाला। तो इसमें अवकरण होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम हम लिखेंगे। एनोड का दूसरा नाम होता है, सुनते रहना, ऑक्सीकरण अर्धशेल। और इसमें अवकरण हुआ है, तो इसका यहां पर लिख देते हैं, इसके नीचे लिखिएगा, इसका नाम होता है अवकरण अर्धशेल। कैथोड का दूसरा नाम अवकरण अर्धशेल और एनोड का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अर्धशेल होता है। ध्यान दीजिएगा, अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। पहले आप लोग ऐसा कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, जल्दी से लीजिए। हो गया, चलिए हो गया। तो देखिए 2 पॉइंट और लिखवाएंगे और दोनों पॉइंट को अच्छा से आप लोग समझिएगा। इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं और तब आपको हम बताएंगे कि दोनों पॉइंट कौन कौन सा पॉइंट है। चलो पहले हम आपको समझाएंगे, उसके बाद हम लिखवाएंगे। चलो ध्यान दो, यहाँ पर हो गया। देखो अगला पॉइंट आपको बताएंगे कि एनोड में ऑक्सीकरण होता है, कैथोड में अवकरण होता है। तो जो ऑक्सीकरण अर्धशेल यानी कि एनोड में जो विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर, एनोड में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका नाम होता है ऑक्सीकरण विभव। और कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है ना। तो हम लिखवाएंगे कि कैथोड में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसका नाम होता है
अवकरण विभव। तो अगला नंबर यही है, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्धसेल में उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव यहाँ आप विभवांतर कर देंगे, उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं तथा अवकरण अर्धसेल में उत्पन्न विभवांतर को अवकरण विभव कहते हैं, अवकरण विभव कहते हैं। क्लियर है? और थर्ड पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है नंबर तीसरा। और नंबर तीसरा पहले सुन लीजिएगा। हमको ये बताइए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जिंक जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, जिंक का छड़, ये एनोड है, क्या ये जिंक का छड़ कभी कैथोड का भी काम कर सकता है? कहेगा कि हाँ कर सकता है। कॉपर के साथ ना एनोड का काम करेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो ये कैथोड का भी काम कर सकता है। आपको बताए थे लेक्चर नंबर 3 में कि सिंगल अगर इलेक्ट्रोड है अकेला तो आप नहीं बता सकते हैं कि वह एनोड है कि कैथोड है। जब तक दूसरे के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पर जिंक को हम कॉपर के साथ जोड़े हैं तब ना हम बोल रहे हैं कि ये एनोड है। लेकिन मान लीजिए कॉपर नहीं रहता तो आप बता सकते एनोड रहेगा, वो कहेगा कि नहीं, तब दोनों कहिएगा, एनोड भी हो सकता है कैथोड भी हो सकता है। अब यहाँ पर ये क्या है? कैथोड है। तो ये कैथोड क्यों बोल रहे हैं? वो जिंक के ऊपर निर्भर कर रहा है कि जब ये एनोड है तो ये कैथोड है, लेकिन ये किसी के साथ एनोड का भी काम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब ये कैथोड यहाँ है तो यह किसी के साथ एनोड भी हो सकता है। यहाँ पर ये एनोड है तो किसी के साथ यह कैथोड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगला पॉइंट ये है कि एक ही अर्धसेल यानी कि एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए अभी ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। तो मान लो कि इसका इलेक्ट्रोड विभव, अभी एनोड है ना, ये एनोड है, तो एनोड है तो इसमें क्या कहेंगे हम? ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण विभव बोले थे ना, देख ले, ऑक्सीकरण विभव बोलेंगे। तो मान लीजिए कि ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है 0.42 वोल्ट, सपोज डेट मान लेते हैं, चलिए 0.74 वोल्ट दिया है। और जिंक का आपसे पूछ दे कि बताइए अवकरण विभव क्या होगा, तो कहिएगा कि इतना ही होगा, लेकिन वहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो आइए लिखिए थर्ड पॉइंट में, यहाँ पर लिखवाएंगे। चलो, एक ही अर्धसेल या इलेक्ट्रोड का
ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव का मान बराबर होता है लेकिन एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होता है। तो दूसरा ऋणात्मक होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं अगला टॉपिक में, और अगला टॉपिक जो है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में यही आना चाहिए कि सर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता क्या है। नहीं तो आइए, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, सब कुछ क्लियरली समझा रहे हैं, समझे? अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, जो बात है वो बोल दे रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर अभी भी समझने में दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। अब कैसे पढ़ाया जाता है? नहीं तो अपना छापना है तो छापते रहिए। मेरे पास समझने वाला पढ़ाई होता है, हम आपको समझाने की गारंटी लेते हैं, छपवाने की गारंटी नहीं। नहीं तो अगर केमिस्ट्री के जगह पर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपना छापते रहिए, 12 पेज गिराते रहिए डेली। तो आइए अब चलते हैं हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड। संदर्भ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रोड जिसका विभव हमको ज्ञात हो, यानी कि वैसा इलेक्ट्रोड है जिसका विभव आपको पता होगा, तो वैसे इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि संदर्भ इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जिसका विभव ज्ञात हो, जिसका विभव पता होगा। तो थोड़ा सा आप माइंड यहाँ लगाएंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या बोले हैं? जिसका विभव ज्ञात हो। कहने का मतलब ये है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग उस केस में करेंगे कि दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव कैसे निकाला जाता है। जैसे ध्यान देना मेरे पास, अगर आपसे कह दिया जाए कि यह इलेक्ट्रोड है सिल्वर का, इसका इलेक्ट्रोड विभव बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, जिस इलेक्ट्रोड का विभव निकालना होता है उसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का तो इलेक्ट्रोड विभव पता ही है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता है, और जिसका निकालना है उसको इसी के साथ जोड़ दिया जाता है। तब बस एक इसका पता है और इसका निकालना है तो हम आराम से निकाल देंगे, समझे? यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने में। ठीक है, तो देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको कौन सा पढ़ना है
और रेफरेंस इलेक्ट्रोड दूसरा कुछ नहीं है, आप लोग का जाना पहचाना नाम है। और जाना पहचाना नाम देखिए क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको सी बोलते हैं, SHE। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान देना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को शॉर्ट में सी लिखा जाता है, इंग्लिश का ही ये सिंबल है आपका संकेत, देख लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, समझे, यहाँ से संकेत ये आया है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो देखिएगा पिछले लेक्चर में आपको हम पढ़ाए थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, अब उसी के नाम के पहले एक और नाम जुड़ गया है, मानक, समझे। तो इस ध्यान दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ाए थे ना, वो सारा कुछ वही है, बस एक वर्ड मानक जुड़ गया है, इसको भी हम समझा कर ख़त्म करते हैं। देखो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, लेकिन एक शर्त है इसमें कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक शर्त पर होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि मानक शर्त क्या है, समझे। तो देखिए मानक शर्त जल्दी में बताते हैं। आयन की सांद्रता 1 होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, दाब 1 atm, और तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ये अगर तीनों शर्त है तो इस शर्त को हम बोलते हैं मानक शर्त। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक शर्त पर है, मतलब कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, दाब इसमें 1 atm है और इसमें आयन की सांद्रता 1 है, तो अगर मानक शर्तों को ये पूरा करेगा तो इसका नाम हो जाएगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस बात इतना ही है, समझे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसमें सबसे पहले क्या लिखवाएंगे, मानक शर्तें, ठीक। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छा से समझते हुए चलिए। बोलो, इसको मिटा दें, क्लियर है। चलिए अब हम आ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप लोग हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, जल्दबाजी में नहीं रहिए, अच्छा से माइंड में कैच करते चलिए। चलो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे मानक शर्तें, उसको भी हम लिख देते हैं मानक शर्तें, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो पहला कंडीशन है आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता, और आयन की सांद्रता होना चाहिए 1। उसके बाद नंबर 2 है दाब, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो दाब, और दाब होना चाहिए 1 atm, और नंबर 3 है तापमान, ताप,
ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप चाहते हैं इसको केल्विन में बदलना तो 273 जोड़ दो, और 273 जोड़ेगा तो 298 केल्विन। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर ये सभी शर्तों को पूरा कर रहा है, उसमें आयन की सांद्रता 1 हो, दाब 1 atm हो, ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो अगर ये शर्तों को पूरा करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो उसका नाम हम क्या बोलेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। क्लियर? आइए बना करके आपको हम दिखाते हैं। और इसको बनाएंगे कहाँ? इसको जल्दी से ऐसा करो ना, प्रिंट करो। कर लिया? चलो अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बना करके दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बना रहे हैं। ये पीछे में आया था। यहाँ पर हम एक ग्लास जैकेट लेते हैं, ठीक है। इसमें हम एक रॉड लिए थे, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। रॉड लिए थे और ये छड़ तार किसका था? ये प्लेटिनम का तार था, ठीक है। इसके बाद इसमें ये सब हो गया है। पीछे में जब पढ़ा रहे थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें विलयन भरा जाता है HCl का। यहाँ पर बोलो, यहाँ पर क्या आपको बताए थे पिछले लेक्चर में? हाइड्रोजन गैस को दिया जाता है, समझे? तो हमको ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस है, तो अगर आप बना रहे हैं मानक शर्त पर, तो इस हाइड्रोजन गैस का दाब 1 atm होना चाहिए। अब बोलो ये कैसे टूटता है? H+Cl-। कहने का मतलब कि इस विलयन में H+ है। H+ क्या है? आयन है ना। अरे टूट गया तो आयन न है। तो आयन की सांद्रता यानी कि H+ की सांद्रता 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? और तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तीनों शर्त ये पूरा कर रहा है तो इसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको यह भी बताए थे, बार बार लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो नीचे में होता है यह प्लेटिनम लेपित ब्लैक पत्ती, ठीक है। ये इस पर ऊपर से काला रंग का प्लेटिनम का ऊपर से लेप किया जाता है। आपको बता दिए थे इसका लेप का काम क्या है। यह हाइड्रोजन गैस को अवशोषित या अधिशोषित कर लेता है। अवशोषित समझते हो ना? अवशोषण करना, अपने में सटा लेना। अधिशोषित का मतलब होता है उसके सतह पर बैठ जाना। ये सब बताएंगे जब आपको हम बताएंगे पृष्ठ रसायन जब पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर अधिशोषित और अवशोषित अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे, इसलिए यहाँ लिखेंगे नहीं। ये हो गया। और ये आपको बोले थे ये क्या होता है, तो शीशे की जैकेट होती है। ये शीशे की जैकेट होती है। अब बताइए, अगर आप ही से कोई पूछ दे कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक शर्त पर तो है, तो इसका नाम होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब पूछ दिया जाएगा कि यह एनोड है कि कैथोड है, तो कहना कि हम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि सिंगल है। जब तक इसके साथ एक और नहीं जुड़ेगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। तो अभी क्रिया लिखना होगा तो हम लिख दे रहे हैं, ऐसे पिछले लेक्चर नंबर 3 में लिखवा दिए थे। फिर लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से देंगे, तो अगर यह एनोड होता तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया ऐसे लिखेंगे। देख लो, ये 0 है, 0 से प्लस ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया तो ऑक्सीकरण होगा,
और जब एनोड होगा तो इसको लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है। ऑक्सीकरण अर्ध सेल मतलब एनोड। जब यह काम करेगा कैथोड का, तो कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है, समझ रहे हो। तो इसी को पलट देना है, इसी को जब पलटिएगा तो क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा हाइड्रोजन गैस, समझे। ये बनेगा हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर लिखिएगा अवकरण अर्ध सेल। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप लोग इसको लिखिए और एक बात यहाँ पर लिखेंगे नोट करके, VVI का पावर इन्फिनिटी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड है और आपको बोले हैं कि मानक इलेक्ट्रोड का काम होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने में। क्यों? क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता रहता है। तो आप लोग यहाँ लिखिए मेरे साथ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया जाता है। 0 लिया जाता है, याद रखिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया जाता है। घबराने की बात नहीं है, इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में आता होगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, नहीं? तो आइए देखते हैं, आपको अगले पॉइंट में लिखवाएंगे कि इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, बशर्ते कि वह मानक शर्तों को पूरा करता हो। क्लियर है? तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए तो लिखिए मेरे साथ यहाँ पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इसको सूचित करते हैं E0 से, ध्यान देते रहना। या इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव तो आपको बता दिया गया। अब एक वर्ड इसमें क्या आ गया है, शब्द मानक लग गया है, तो कोई बात नहीं है, कह दीजिएगा कि इलेक्ट्रोड विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, बशर्ते कि इलेक्ट्रोड विभव मानक शर्तों पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए यहाँ लिखते हैं इसका परिभाषा। अगर इलेक्ट्रोड विभव की गणना मानक शर्तों पर किया जाए तो इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, समझे।
जल्दी से इसको प्रिंट कीजिए और हम आ रहे हैं आज का लास्ट टॉपिक, तो इसको जल्दी लिखिए और लास्ट टॉपिक में हम आ रहे हैं और आपका ज़्यादा टाइम नहीं, 2 से 3 मिनट टाइम लेंगे। आइए इसको हम देखते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के क्लास का और लास्ट टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल यही लास्ट है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या कुछ लोग इसको बोलते हैं सेल का ईएमएफ। ध्यान देते रहना, सेल का ईएमएफ इसको सूचित करते हैं ऐसे, ई सेल, यानी कि वैद्युत वाहक बल को हम ई सेल से सूचित करेंगे। ठीक है, सेल का ईएमएफ वही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंग्लिश वर्ड से ये आया है, घबराने की बात नहीं है। वैद्युत वाहक बल इसका हिंदी हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ई सेल होता क्या है। तो हमको ये बताओ कि ऑक्सीकरण पर, ये एनोड पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अवकरण होता है। तो आपको बताए अभी तुरंत कि एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो उसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम होता है ऑक्सीकरण विभव। समझ रहे हो? कैथोड पर अवकरण होता है तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा उसका नाम होगा अवकरण विभव। और इसका बताएंगे विद्युत वाहक बल का परिभाषा कि एनोड का ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अवकरण विभव दोनों का योग वैद्युत वाहक बल कहलाता है। अगर दिक्कत है तो फिर अपने को दोष दीजिएगा, मेरे को दोष मत दीजिएगा। मेरा जो काम है वो सब हम कर रहे हैं। चलिए आते हैं यहाँ पर एनोड का ऑक्सीकरण विभव तथा कैथोड का अवकरण विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव तथा कैथोड का अवकरण विभव का योग वैद्युत वाहक बल कहलाता है। वैद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ई सेल बराबर होता है, देखते जाना, एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का अवकरण विभव। ठीक है, एक बात ध्यान देना कि अगर मानक शर्त पर होगा, मानक शर्त पर, तो आप यहाँ लिखेंगे मानक शब्द लगा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मानक शर्त यहाँ लगाएंगे और यहाँ देखिएगा मानक को लिखेंगे ई नॉट सेल,
ई नोट सेल मतलब ये मानक शर्त पर है, कुछ समझ में आ रहा है ना, ये मानक शर्त पर है। तो अब यहाँ पर मानक लगा देंगे और इसको लिखेंगे ई नोट, समझे। तो बस मानक लगा दिए तो यहाँ भी मानक लगा देना, यहाँ भी मानक लगा देना। कहने का मतलब कि अब जब ये मानक शर्तों पर होगा, तो जब मानक शर्त पर होगा तो इसको लिखेंगे मानक ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, बराबर होगा, देखते जाना, एनोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस कैथोड का मानक अवकरण विभव, समझे। सब कुछ एक ही है, बस मानक अगर शर्तों पर होगा तो हम यहाँ मानक लिखेंगे, और मानक शर्त नहीं है तो हम लिखेंगे ई सेल। क्लियर है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल्ब हो गया। चलिए आज हम यहीं पर रुकेंगे, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम यहीं ब्रेक लेंगे। थैंक यू।